चलो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सीड टेक्नोलॉजी। अपने जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ चीजें तो कम ही है, अपने को सीड साइंस पढ़ना मेनली। जब आप लोग कॉलेज में चले जाओगे तो आपको वहां पे जाके सीड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, पर उसका मतलब यही होता है कि लगभग लगभग बीज के बारे में भी ही वो चर्चा कर रहा है। क्लियर है क्या? तो आप सबसे पहले एक हेडिंग लगा दो, बीज, या अपन इसको क्या लिखेंगे, सीड। सीड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया सब चीजें डिपेंड किसके ऊपर करती है, बीज के ऊपर। अगर बीज सही नहीं होगा तो आगे की खेती बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इस वजह से तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि बीज से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें कैसे पेपर में प्रश्न आए हैं, उन सब के बारे में चर्चा इस पेपर के अंदर, मतलब इस टॉपिक के अंदर जरूर होगी। एक केस हमारे पास में ये आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? अब आप लोग सबसे पहले ध्यान दो, बीज है क्या, बीज कैसे सिस्टम है। एक चीज को पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास में ये मिट्टी है, ये मृदा, मृदा के अंदर अपन कोई भी जो दाना होते हैं उसको अपन डाल देते हैं बुआई करने के लिए। जैसे कि मैंने ये दाना डाल दिया, क्लियर, दाना ही हमारा एक प्रकार से क्या है, ये बीज ही है। अब इस बीज को जैसे मैंने अंदर मिट्टी में डाला तो ये बीज अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के पश्चात इसमें क्या नीचे निकलेगी, जड़ें। ये आपकी जड़ें निकली, उसके बाद में इधर से एक निकलेगा क्या, तना। अब आप लोग जानते हो जो जड़ है उसको मैंने लिख दिया क्या, एक बार जड़ और एक बार यहां पे लिख दिया तना। इतना तो बड़ा इजी है भाई। ये अपने पास में बीज है, ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर में निकलेगा ऊपर तो तना, तना तो कभी नीचे थोड़ी ना जाता है। नीचे तो क्या निकलती है, जड़ें। जड़ें तो हमेशा कहां से निकलेगी, बीज से तो निकलती है। बीज अंकुरित होने के बाद में जड़ें निकलेगी। पहला केस आता है कि सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है, तो जड़ का। जड़ को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट। तो ये जो पार्ट है ये आपके क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। एक चीज तो हमारे को ये मालूम होनी चाहिए, क्या कहलाएगा ये, रेडिकल। और ये जो ऊपर वाला जो तना है इसको अपन बोलेंगे प्लूमल। आगे बात समझ में? थोड़ा सा आपको हिंट मालूम होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, बीज के नीचे वाले सिरे से निकलने वाला भाग जो सर्वप्रथम निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडिकल। और ऊपर वाला जो भाग निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लूमल। आगे बात समझ? प्लूमल या प्लूमल एक ही बात है। नंबर एक केस। दूसरी बड़ी बात है कि अब हमारे पास में जैसे कि बीज आ गया, अब बीज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तुम्हारे से अगर सीधा अगर मैं प्रश्न पूछ लो, आम खास व्यक्ति को अगर पूछ लिया जाए कि भैया बीज आप किसे बोलोगे, तो आप लोग सीधा ये बोलोगे दाने को ही हम बीज बोलते हैं, ऐसा ही बोलते लोग। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे को ये बताना है कि वनस्पति का कोई ऐसा भाग जिसको अपन व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए उगा सकते हैं। अब वो दाना भी तो हो सकता है, कोई दूसरी ऐसी भी जो चीज हो सकती है जिसको अपन उगा के नया पौधा भी तैयार कर लेते हैं, उसको भी तो बीज की श्रेणी में रखोगे। क्या तुम केवल ग्रेन यानी कि दाना को तो अपन बीज के अंदर तो नहीं रख सकते ना। तो वो तो क्या एक व्यावसायिक परिभाषा होगी जो आम खास में बोली जाती है, लेकिन परीक्षा में कौन सी पूछी जा सकती है वो भी देख लेंगे और दूसरे वाले भी देख लेंगे। आगे बात समझ में? तो अपने को एक पता होना चाहिए कि बीज क्या हो सकता है। तो अपने को ध्यान होना चाहिए, बीज एक निषेचित या फिर अपन बोल सकते हैं पका हुआ परिपक्व क्या है, एक प्रकार का बीजांड है। ये प्रश्न तुम्हें बड़ी आराम से याद करके जाना है, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रहना। बीज एक निषेचित या परिपक्व बीजांड है जो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तीन चीजों से। आगे बात समझ में? नंबर एक पे मैं रख रहा हूं आप लोगों के पास में एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है भ्रूण पोष, जिसके अंदर हमारा भोजन संचित रहेगा। भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है तो अपन इसे क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष। बड़ा इजी हो गया। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो इसके चारों ओर एक संरचना और पाई जा रही है जिसको कहा जा रहा है बीजा आवरण। बीज के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाएगा, बीजा आवरण। भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाएगा, भ्रूणावरण। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेस्टा। क्या कहा जाता है, टेस्टा। अब एक चीज तुम्हें कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि परिभाषा क्या है। तो अपने को पता चल गया कि बीज एक निषेचित बीजांड है यानी कि परिपक्व बीजांड है। आधा कच्चा होगा तो उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि ताकि वो नया पौधा डेवलप करे, इसलिए यहां पे इसलिए ये लिखा हुआ आया कि परिपक्व बीजांड है। तो ये भ्रूण क्या है,
सॉरी बीज क्या है? बीज एक निषेचित या परिपक्व बीजांड है जो भ्रूण, भ्रूणपोष एवं बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है। तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई साहब बताओ कि सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीजा आवरण। इसी को ही क्या बोलते हैं? भ्रूण आवरण। इसी को ही क्या बोलते हैं? टेस्टा। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी होटी पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत ही कुछ अपन ने देखा होगा, अगर तुमने थोड़ी बहुत बोटनी पढ़ी है, थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज तो होगा। अगर इन बाई केस नहीं भी हो तो तुमने देखा होगा केले के अंदर या फिर कुछ ऐसी फसलें होती है जो त्रिगुणित होती है, जैसे अपन बोलते हैं 3N। वैसे तो हमारी फसलों के गुणसूत्र किसमें लिखे जाते हैं? 2N, यानी कि डिप्लॉइड है वो। लेकिन एक टेट्राप्लॉइड और एक अपने पास में हेक्साप्लॉइड का भी नाम सुना? कोई बता सकता है गेहूं कैसा है? गेहूं देखो चतुर्थ गुणित। कैसा है? चतुर्थ गुणित। कंफर्म है? अरे क्या यार उल्टे बोलते स्वरूप सिंह यार। हेक्साप्लॉइड है, षट गुणित है गेहूं। गेहूं में n बराबर कितने हो सकते हैं निर्मा? कितने हो सकते हैं? 42। पर 2n बराबर कितने हो सकते हैं? 42 और 42 कितने? 84 तो हो ही गए होंगे। हाँ अब वापस लाइन पे आ रहे हैं। 2n बराबर कितने हो सकते हैं? 2n बराबर कितने हो सकते हैं? 2n का मतलब है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 42। और n बराबर फिर कितना हो सकता है? सुपरवाइजर बढ़ने चले सारे। 21। कितने हो सकते हैं? 21। लेकिन अपन उस हिसाब से तो नहीं कर सकते ना। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है n बराबर 7। कितनी है? वो क्यों है वो तो आपको थोड़ा बहुत प्लॉइड ही पढ़ना पड़ेगा। अब सर ऐसे कैसे है? मैंने 42 का आधा किया, 21 दुनिया भर में आधे करते हैं, हमेशा उत्तर निकल के आ जाता है। लेकिन वो आप जानो तो सही कि वो षट गुणित है। अब ऐसे तो आप लोग उल्टे पुल्टे जवाब देना लग जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। एक आपने नाम सुना त्रिगुणित? नाम सुना? तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि बीज आवरण, भ्रूणपोष एवं भ्रूण, ये सभी के सभी बीज की कोशिकाएं हैं। तो बीज की कोशिकाएं आपके पास में कितनी आ गई? 3 में से अगर आप इस भ्रूण को देखोगे 1 नंबर को प्लस 3 नंबर को, सर 3 नंबर कौन सा? ये बीजा आवरण। ये तो बेचारे सिंपल है, इनकी जो भी कोशिकाएं होगी वो तो कैसी होगी? द्विगुणित। लेकिन जो भ्रूणपोष होता है वो हमेशा और हमेशा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमारे को ये बताना है ये कैसा होता है? त्रिगुणित। कोई समस्या वाली बात? ये भी स्टार वाला प्रश्न है, बहुत सी बार पूछा गया है। अब हमारे पास में एक परफेक्ट परिभाषा आ चुकी है। तुम्हारे से प्रश्न पूछने की बीज क्या है? बीज एक परिपक्व या निषेचित बीजांड है जो भ्रूण, भ्रूणपोष एवं बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है। बीज में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, परंतु भ्रूण जो पोष है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? त्रिगुणित होता है। कन्फर्मली कुछ हुआ? अगर तुम्हारे पास में कोई एक ऐसा पौधा है जिसका निर्माण मुख्यतः भ्रूणपोष के द्वारा होगा, उसके अंदर गुणसूत्र हमेशा 3N ही लिखे जाएंगे। इस बात को कंफर्मेशन कर लेना। आगे बात समझ में? पहले एक अगर कोई पुरानी जो चीजें हैं उसके अंदर कि भैया ये भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित क्यों है, ये भी तो कारण हो सकता है। तो ये सहायक कोशिकाओं के संयोजन के कारण कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो करेक्शन है। बायो वाले सर कहते हैं कि ऐसा सर नहीं है, आप थोड़ा सा उसको चेंज करिए। इसलिए वो अपन जो है बायो की वापस आ नहीं रहे, अपन बस इसको पढ़ के यही खत्म करेगा। अपन बीज पढ़ रहे हैं, अपन जाके कोई पौधों के अंदर आंतरिक तो उनका आवरण है कैसे करते हैं वो अपने को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात समझ में आ गई? तो भैया भ्रूणपोष कैसा है? 3N। 2N में कौन कौन आ रहे? भ्रूण और तो टेस्टा किस में आता है? टेस्टा 2N में आता है। और भ्रूण आवरण में कौन आता है? 2N में। और भ्रूणपोष कोई समस्या वाली बात नहीं। अब तुम लोग तो देखो अपने पास में अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लो कि बीज की कोशिका या बीज के अवयव कितने हैं? बीज के अवयव कितने हैं भैया? 3। सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या बताया तुम लोगों को? भ्रूण। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था? भ्रूणपोष। तीसरे नंबर पे क्या बताया था? बीजा आवरण, या फिर इसका दूसरा नाम और क्या था? भ्रूण आवरण, या फिर और क्या नाम था? टेस्टा। ये 3 नाम अपने पास में आ गए। टेस्टा। अब आप लोग देखो जरा भैया ये कैसा होगा? आवाज नहीं लड़के, टेबल नहीं बजनी चाहिए। 2N। ये कैसा है? 3N। और ये वापस कैसा हो जाएगा? 2N। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आगे बढ़े।
अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर बोरण पड़ा है तो इसका कोई ना कोई तो बीज के अंदर काम भी होना चाहिए, ये क्या काम करता है? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बीज को उगाऊं और बीज जो है वो फैल के फट के नया जो है वो पौधा डेवलप करे या नई संतति को बनाए, जब पौधा बड़ा होगा तो नई दुनिया भर के बीज आ जाएंगे, तो तुम्हारे से प्रश्न आ जाए ये क्या काम आता है? जो भी आपका जड़ निकलता है या तना निकलता है उसके निर्माण में ये क्या करता है? सहायता करता है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट खेल ये है, यह नई संतति को बनाने में क्या करता है? संतति को बनाने में सहायता करता है। कौन करता है? भूरण करता है। अगर भूरण नहीं होगा तो आप लोगों का बीज किसी भी काम का नहीं है, कोई नया आपका पौधा जो है वो सही तरीके से विकसित नहीं होगा। अगर मान के चलो जो भूरण कमजोर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ पौधों के अंदर एक आनुवंशिक विविधता के चलते कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो आप लोगों ने क्या सुना होगा अभी डोरमेंसी का कभी नाम सुना लाइफ में? सुसुप्त कालिता। सुसुप्त कालिता का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है इनफोर्स, है ना, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, कहीं ना कहीं तो नाम सुने होंगे। एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है इननेट। तो इननेट प्रकार की सुषुप्त कालिताएं बीज में इस प्रकार से पाई जाती है, कोई ना कोई उसके अंदर आनुवंशिक कारक जो है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर मैं बीज को अंकुरित नहीं होने दूंगा। आनुवंशिक कारक क्या? कुछ लोग बताते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई बीज है, बीज के बाहर का जो बाहरी आवरण है, मैंने अभी आपको बताया वो क्या कहलाता था? बीजावरण। अगर मान लो वो कठोर है तो बेचारा बीज अंकुरित भ्रूण तो होना चाहता है, लेकिन जो बाहर का जो आवरण है बड़ा कठोर है तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो ये एक आनुवंशिक कारक है जो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हैं, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मान के चलो तुमने इसको बढ़िया पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अंदर भ्रूण ही कच्चा है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इसको फाड़ के बाहर निकल जाए, तो वो भी अंकुरित नहीं होगा। तो उसमें भी क्या है? उसमें भी आनुवंशिक कारक है। तो इसलिए इन नेट के अंदर तुम क्या लिखते हो? इन नेट के अंदर तुम्हारे पास में जो सुसुप्त कालिता पढ़ाई जाएगी तो आगे डैश करके केवल इतना लिखोगे कि आनुवंशिक कारकों की वजह से उत्पन्न होने वाली सुसुप्त कालिता इन नेट के अंदर रखी जाती है। तो पीछे आनुवंशिक कारक कौन से? आनुवंशिक कारक तो आपके सामने ये है, लेकिन अभी तक डोरमेंसी वाला पार्ट आया नहीं तो इसको मैं नहीं लिखा रहा। नंबर 1 केस, भ्रूणपोष नाम से मालूम पड़ रहा है, इस छोटे बच्चे को पोषण कौन प्रदान करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करना किसका काम हो जाएगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करना किसका काम है? भ्रूण पोष का है। उसके बाद में हमारे पास में तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? बीजा आवरण। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? तो इसका हमारे पास में सबसे लास्ट में है, जो बाहर व्यक्ति खड़ा रहता है उसका क्या काम हो सकता है? सुरक्षा करना। तो अपने को आ सकता है कि बाहरी आघातों से बचाव, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपके पास में सबसे पहले नंबर पे कौन सा था? भ्रूण। फिर हमारे पास में कौन सा आया? भ्रूणपोष। फिर हमारे पास में कौन सा आया? बीजा आवरण। कोई संशय वाली बात नहीं। ये कितने अवयव हो गए? 3। पहले नंबर पे भ्रूण, दूसरे नंबर पे भ्रूणपोष, तीसरे नंबर पे बीजा आवरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने पास में इतना तो आ गया। फटाफट कर लो, फटाफट, आवाज नहीं, चलते बनो। टेस्टा और टैगमैन है जो को बढ़िया तरीके में पढ़ा करें, मॉर्फोलॉजी में पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया करेंगे।
टेस्टा से रिलेटेड इतना अपने बोटनी डीप नहीं, अपने बस लिमिटेड चीजें हैं, समाप्त है। बाकी तेरे को है तो उत्तर तो मैं बता दूंगा, बट एकदम से आ जाए वो पॉसिबल नहीं। ये कोई समस्या वाली बात? हाँ बोलो तो है क्या? अब एक बार बढ़िया बोर्ड पे जाना, बातें थोड़ी कम करना, यहां से फिर पर्सन ही पर्सन है हर जगह से। बढ़िया तरीके से बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं बाद में लिखाऊंगा, उसके बाद में पहले तुम लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास में कुछ टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो रहे हैं, हर जगह यही करवाते हैं। तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपके पास में जो बीज है वो बीज अंकुरित कैसे होता है, तो मैन हेडिंग क्या आ गई? बीज अंकुरण, जिसे अपन क्या बोलेंगे, सीड जर्मिनेट कैसे होता है मिट्टी में डालने के बाद। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले आप लोग बढ़िया तरीके से, जैसे मेरे पास में कोई बीज था, उस बीज को मैंने उठा के किस में डाल दिया? मृदा में। मृदा में डालने के बाद में बीज जो है वो किसका अवशोषण करेगा? पानी का अवशोषण करेगा। पानी का अवशोषण का मतलब यह होता है कि मिट्टी के अंदर पानी उपस्थित है और पानी के अंदर हम लोगों ने मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया गया? बीज। और बीज को क्या चाहिए? नमी। और नमी कहां से प्राप्त होगी? पानी से। आप लोग सूखी मिट्टी के अंदर बीज डालो, नया पौधा बाहर नहीं आएगा। दुनिया भर के बीज जो है गिरते रहते हैं। अपन जो है कितने पक्षियों को दाना देते हैं, लेकिन उस समय बीज नहीं आता। जब बारिश उगती है, अपन हर बार जहाँ पे दाना डालते हैं उसी समय ही उगता है। क्यों? क्योंकि बीज को क्या चाहिए? नमी चाहिए, पानी चाहिए। नमी का मतलब क्या है? पानी। तो इसमें क्या होगा? पानी का क्या होगा भैया? अवशोषण। अगर अवशोषण होगा यानी कि कुछ ना कुछ खिंचाव होगा, तो इसके लिए एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम है अंतःचूषण बल। क्या नाम है भैया इसका? अंतःचूषण बल, जिसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में इम्बाइबेशन। बात समझ में आ गई क्या? ये अपने पास में प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जर्मिनेटेड होने के टाइम या फिर अंकुरित होने के टाइम जो पानी खींचा जाता है उस समय कौन सा बल लगता है? अंतःचूषण बल। और जैसे अंतःचूषण बल लगा तो अपने पास में अपने को पता है कि बीज के अंदर क्या आ गया? पानी, जिसकी वजह से बीज का आकार बढ़ जाएगा, या आकार में बीज के आकार में क्या होगी? वृद्धि। लगभग आप मान के चलोगे इतना सा हमारे पास में बीज है, लेकिन अंदर पानी घुसा तो थोड़ा सा बीज बढ़ के इस साइज का हो जाएगा। यानी कि मान के चलो कि 65 से लेके 70% के आसपास इसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। स्वरूप मैं बाहर टिका दूंगा, ध्यान रखना। लास्ट, अरे ओ छोरे, लास्ट वार्निंग है। तुम क्या सुझाव नहीं आ रही मेरे को? कोटोडी में थोड़ी बैठे हो। जैसे आपके बीज का आकार बढ़ा तो उसके अंदर एक हार्मोन डेवलप हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? GA3। GA3 सबसे फेमस हुआ, इसलिए अपन इसको GA3 लिखते हैं। बहुत से ट्रायल होने के बाद में जिब्रेलिक एसिड GA3 लास्ट एंड फाइनल है। तो अपने को पता होना चाहिए इसका पूरा भी नाम क्या है। इसका नाम है जिब्रेलिन अम्ल या जिब्रेलिक एसिड। एक ही बात है, ये वृद्धि बढ़ाने वाला एक हार्मोन है। तो सबसे पहले देखो यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। मेरे पास बीज था, बीज को मैंने मृदा में डाला। मृदा में डालने के बाद में इसने पानी का अवशोषण किया। कौन से बल के द्वारा? अंतःचूषण बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है? इम्बाइबेशन। जिसके बाद में बीज के आकार में क्या हुई? वृद्धि। कितनी? 65 से 70। जैसे ही वृद्धि हुई तो अंदर जगह बनी। जगह बनने के बाद में एक हार्मोन आके अंदर बैठ गया, जिसका नाम क्या है? जिब्रेलिन एसिड। क्या नाम है इसका? जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड दो काम कर लेता है। एक तो क्या होता है, इसका मेन काम है सुषुप्त कालिका को तोड़ना। क्या नाम है इसका? सुषुप्त कालिका को तोड़ना। सुषुप्त कालिका को इंग्लिश में कहा जाता है डोरमेंसी। इसको ये क्या करेगा? तोड़ेगा। अब ये डोरमेंसी तोड़ना क्या होता है? सीधी सी बात है कि अगर मान के चलो ये बीज है और बीज के अंदर पानी घुसा, थोड़ी साइज बढ़ी, तो उसके बाद में हार्मोन बना और ये यहां से तोड़ देगा ताकि यहां से नया पौधा डेवलप हो सके। सबसे मेन काम इसका है। मान के चलो कि अगर जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड नहीं बना, वो लाइफ में कभी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। एक केस तो ये हो गया। तो अपने पास में आ जाएंगे जिब्रेलिक एसिड का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम बताइए, सुषुप्त कालिका को तोड़ना बीजों के अंदर, चाहे कोई सा भी बीज हो। नंबर एक, स्पेशल केस में सामान्य तौर पे यही करता है। दूसरा, इसका एक और कार्य है। एक हमारे पास में विशेष प्रकार का एंजाइम बनता है,
जिसका नाम क्या है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम को भी कौन बनाएगा, यही बनाएगा। कोई संशय वाली बात नहीं। यहां तक अपने पास में गाड़ी पहुंच चुकी है, क्लियर है क्या। अब अपने पास में जिब्रेलिक एसिड किसका निर्माण करेगा, स्टार्च का। आगे ये स्टार्च चेंज हो जाएगा माल्टोज में। ये स्टार्च क्या होता है वैसे, शर्करा क्या होती है, स्टार्च। सही बात है। ये हमारे पास में माल्टोज आ गया और ये हमारे पास में क्या आ गया, स्टार्च। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। और ये उसके बाद में उसके प्रकार आते हैं। भाई आपने किसके किसके नाम सुने, गैलेक्टोज का नाम सुना, और बताओ 3-4 कुछ नाम आते हैं। देखो सुक्रोज, फ्रक्टोज, कितने सारे नाम हैं, तो थोड़े थोड़े तो नाम सुने होंगे। उसी प्रकार से एक आता है माल्टोज। बिल्कुल, जो बीज होगा उस बीज के अंदर जो अंकुरण को बढ़ावा देने वाली जो शर्करा है, जो स्टार्च है, उसका नाम क्या है, माल्टोज। तो तुम्हारे प्रश्न पूछ लिया जाते हैं, 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये, तो सबसे पहले तुम्हारे पास में आ जाएगी बीज का अवशोषण किसके द्वारा, इम्बाइबेशन। कौन सा हार्मोन बनता है, जिब्रेलिक एसिड। सुषुप्त कायिका को ब्रेक कौन करता है, तोड़ता कौन है, GA3। उसके बाद में कि भैया अंकुरित शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, माल्टोज। जिस बीज के अंदर माल्टोज बन गया तो वो हमारा बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। एक केस तो हमारे पास में ये आ गया। अब तुम्हारे पास में यह ध्यान रखना है कि यहां पे जो ये एंजाइम बना है जिसका नाम क्या है, एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम ऐसा बताते हैं कि ये हेल्प करता है कहां पे, आप लोगों के पास में स्टार्च जब चेंज होता है माल्टोज के अंदर, तो इस समय ये बंदा थोड़ी सी हेल्प कर लेता है और इस वजह से हमारा जो बीज है वो क्या हो जाता है, अंकुरित। तो ये बीज अंकुरित की एक प्रोसेस है। किस प्रकार से ये बीज अंकुरित होता है उसके बारे में चर्चा हुई है। सबसे पहले अब हमारे पास में क्या था, बीज को किस में डाला गया, मृदा में डालने के बाद में बीज ने क्या किया, पानी का अवशोषण किया। किस बल की सहायता से किया, अंतःचोषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन। जिसकी वजह से बीज के आकार में क्या हुई, वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई, 65 से लेकर 70%। वृद्धि होने के बाद में कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन बना, जिब्रेलिक एसिड, जिसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, GA3। इसकी क्या काम है, सुषुप्त कायिका को तोड़ना। दूसरा क्या काम है, एमाइलेज एंजाइम का निर्माण करना। फिर GA3 के द्वारा किसका निर्माण किया गया, स्टार्च का। फिर स्टार्च को किस में चेंज किया गया, माल्टोज में। इसको चेंज करने वाला एंजाइम कौन है, एमाइलेज एंजाइम। और ये माल्टोज जो है वो किस में चेंज हो गई, कि अंकुरित शर्करा में चेंज हो गया। ऐसा नहीं है, इस माल्टोज शर्करा ने बीज को क्या कर दिया, अंकुरित कर दिया। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ ले कि भैया जरा बताओ अंकुरित बीज की शर्करा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो अपने पास में उत्तर क्या जाएगा, माल्टोज। कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ये आप लोगों को फटाक से जो है पीछे चलो बीज की परिभाषा लिखाते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिखो इसके अंदर। देखो बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है। बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है। बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है, जो कि भ्रूण भ्रूणपोष बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है, बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है, बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है, बीजा आवरण से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है क्या, आगे लिखो पॉइंट। बीज की सभी कोशिकाएं
बीज की सभी कोशिकाएं, बीज की सभी कोशिकाएं, बीज की सभी कोशिकाएं, कोष्टक में लिखो, बीज की सभी कोशिकाएं, कोष्टक में लिखो भ्रूण, कोष्टक में क्या लिखोगे? भ्रूण, कोमा, बीजा आवरण, बीजा आवरण, कोष्टक बंद कर लो। हमेशा, हमेशा, हाँ भाई, हाँ जी, मैं क्लास में हूं, क्लास में बताओ। लिखा क्या इतना? तो अपने को ध्यान रख लेना है, क्या लिखा तुम लोगों ने? बीज की सभी कोशिकाएं भ्रूण एवं बीजा आवरण, कोष्टक ले लिया। हमेशा द्विगुणित होती है, द्विगुणित का मतलब है 2n, है ना? द्विगुणित के कोष्टक में भले 2n भी लिख लेना। द्विगुणित होती है, परंतु, परंतु भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित, भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है, भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है। लिख लिया क्या? एक अपने 12th के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है उसको भी लिखो, अथवा करके एक परिभाषा और डालिए। लिखा? लिखो, दाना, दाना, कोमा, कोमा ही लगाना, पत्ती, 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 लीफ, पत्ती, कोमा, जड़, जड़ तथा तना, तना आदि के द्वारा, आदि के द्वारा, आदि के द्वारा, आदि के द्वारा अपने सम्मान, अपने सम्मान, अपने सम्मान, बिल्कुल कॉमन है ना, अपने सम्मान, स्वच्छ पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया, स्वच्छ पौधे को प्रक्रिया के, अपने सम्मान स्वच्छ पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया या क्रिया बीज कहलाती है। कहलाती है। होगी दूसरी परिभाषा, चाहे वो दाना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, यानी कि कोई भी अगर कायिक भाग भी हो सकता है, कोई भी दाना भी हो सकता है, उसके द्वारा उसके जैसा का जैसा एक नया पौधा डेवलप किया जा रहा है, उसे आप बीज कह सकते हो। आगे बात समझ में? ये अकॉर्डिंग टू 12th आरबीएससी बुक की परिभाषा है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट नीचे लिखो, बीज के अवयव, बीज के अवयव और उसके सामने कार्य, बीज के अवयव और उसके सामने लिख दीजिएगा कार्य। फिर उसके बाद में तुम्हें और लिखना है, बीज के अवयव और उसके सामने क्या लिख दोगे? कार्य। तुम्हारे सामने पड़े सारे के सारे कार्य, बंद है, कब चालू है ना? ठीक है सर, कुछ नहीं बोलेंगे, बोर्ड में पड़ा है सर, क्या करें, धंधा यही है हमारा।
ऐसे दो फोटो बना लो फटाफट, सामने पड़े ना। वैसे क्या, ये बीज है, बीज से ऊपर मिट्टी है, इससे ऊपर वाला जो भाग निकलेगा उसे प्लूमल कहा जाएगा या प्लूमूल कहा जाएगा। ये रेडिकल है। देखो पहले ये निकलता है, देखो पहले यह निकलता है और उसके बाद में क्या आता है, तना। ले लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो शब्दावली या टर्मिनोलॉजी, और फटाक से आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा। हाँ, बीज अंकुरण, हेडिंग लगा दो, बीज अंकुरण। शब्दावली के अंदर बीज अंकुरण होता है ना, बीज अंकुरण शब्दावली के अंदर। तो पार्ले जी बिस्कुटों का पैकेट लेना तो अंदर बिस्किट यानी है। हाँ, चित्र नहीं है हाँ, चित्र बना लो। इसमें हीर सिंह चित्र कहाँ नजर आता है अरे बना ले, यूं की यूं बना ले, कहीं है मोटा मोटा, लेकिन खुला खुला के दिक्कत है भाई। नहीं बेटे, तेरे को जाना है तो जा। नहीं तो बेटे जा, तो नहीं जाखी तो जा।
सब लिख लिया? सारा लिख लिया क्या भैया? ठीक है, एक काम करो और एक आप नोट लगा के या फिर इसके नीचे लिख दो। चलो नोट लगाओ, लिखो अंकुरित बीजों व अंकुरित दालों में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित बीजों व अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। स्पेशल केस है, आता है। विटामिन सी पाया जाता है अंकुरित बीजों एवं अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखो बीजों की अंकुरित शर्करा को माल्टोज कहा जाता है। बीजों की अंकुरित शर्करा को माल्टोज कहा जाता है। अंकुरित बीजों की शर्करा को माल्टोज कहा जाता है। माल्टोज कहा जाता है। लिखा? माल्टोज कहा जाता है। आगे लिखो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद। प्रथम अस्थायी उत्पाद लिखो स्टार्च। ठीक है, आगे लिखो पॉइंट, बीज अंकुरण के दौरान बीज अंकुरण के दौरान बीज अंकुरण के दौरान बीज अंकुरण के दौरान जिब्रेलिन या जिब्रेलिक, जो भी आप लिखना चाहो, जिब्रेलिन हार्मोन एवं अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज भी कौन सा? अल्फा। यहां आपने लिखा ना, इसके भी आगे भले आप ऐसे करके सिंगल लगा सकते हो। अल्फा एमाइलेज, अल्फा या अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपयोग में लाए जाते हैं। अल्फा एमाइलेज उपयोग में लाए जाते हैं। हो गया क्या? चलिए अल्फा एमाइलेज उपयोग में लाए जाते हैं। एक शब्दावली हो गई। ठीक है, अब कुछ टर्म्स और फटाफट लिखते जाओ भले, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो मैं खुद वर्गीकरण करवा दूंगा। दूसरे नंबर पे एक परिभाषा लिखो, डोकेज। हाँ लिखो डोकेज। डोकेज क्या चीज होती है? इसमें लिख लेना बीज में पाई जाने वाली अशुद्धियां। बीज में पाई जाने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती है? डोकेज कहलाती है। और एक बात का ध्यान रखना, अच्छा जो बीज होता है, अच्छे बीज में डोकेज की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक अच्छे बीज में वास्तविक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम रेयर केस, और डोकेज के प्रकार अगर तुम्हारे से पूछ ले तो भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता रहेगी। भौतिक शुद्धता क्या होती है? आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है?
हाँ, फिर तीसरे पॉइंट टाइप पे लिख दो, लिखो आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? जेनेटिक्स प्योरिटी, जेनेटिक्स प्योरिटी, ये क्या सिस्टम है? मुख्य फसल के या मुख्य किस्म के बीजों के साथ में अन्य किसी किस्म के बीजों का मिश्रित न होना। मुख्य किस्म के बीजों के साथ अन्य किस्म के बीजों का मिश्रित नहीं होना। कहने का मतलब है, अगर आप लोग कोई एक ऐसी किस्म को लेके काम कर रहे हो जो कि आप लोगों के पास में मान के चलो गंगा एक ही है, तो गंगा 11 जो है मक्का की वैरायटी है, वो भी मक्का है, वो मिश्रित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जेनेटिक्स प्योरिटी खराब हो जाएगी। आगे बात समझ में? एक होती है भौतिक शुद्धता। देखो जेनेटिक्स प्योरिटी को लोग शॉर्टकट में बोलते हैं जीपी, जेनेटिक्स प्योरिटी, और एक होता है पीपी, फिजिकल प्योरिटी। तो आप लोग लिख लीजिए दूसरी भाषा में, भौतिक शुद्धता मुख्य बीज के साथ में अन्य पदार्थ। अब अन्य पदार्थ क्या? पत्थर हो सकता है, उसके अंदर कचरा हो सकता है, बाकी मीट वगैरह ये सारी गिरती रहती बीजों के अंदर, कचरा आदि मिश्रित नहीं होना। ये अपने को दर्शाता है कि इसकी भौतिक शुद्धता कितनी अच्छी है। आप बीज तो ले आ रहे हो, अंदर जो है चिड़ियों की मीट है, नीम के पत्ते बढ़िया भर के ले आ रहे हो, तो वो बीज जो है वो खराब है, वो अच्छा बीज अपन उसको नहीं मान सकते, उसकी भौतिक शुद्धता को वो खराब कर देता है। फिजिकल प्योरिटी आप बोल सकते हो, आप लोग इसे फिजिकल प्योरिटी, शॉर्टकट में क्या चला जाएगा? पीपी, पीपीन गाइडिन। ये आगे क्यों लिखवा रहे? इसका आना थोड़ी है, आगे आप लोग बीज पढ़ोगे तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है। मालूम ही नहीं है, दबा दब करके रटे जा रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या? है ये वाला, ये हाँ, मुख्य किस्म के बीजों के साथ अन्य किस्म के बीजों का मिश्रित नहीं होना। मिश्रित नहीं होना, बिना मिश्रित नहीं होना। अच्छा, बिना कोई चलता रहे इतना लाइन पढ़ के कौन सा गुड लेना अपने इधर। होना चाहिए लिख दो पीछे, हो तो क्या, बिना के ऊपर लाइन घुमा लेना। क्लियर है क्या? अब अपने पास में थोड़ा थोड़ा हमारे पास में ये आ गया। एक आएगा रोगिंग, समझते हो? रोगिंग में लिखा चुका हूं रोगिंग। हाँ, तो अन्य प्रकार के ऑफ टाइप पौधों को निकाल के फेंक दो, वो हमने क्या कहलाता है? रोगिंग। रोगिंग इधर भी पढ़ेंगे। अब आप लोग देखोगे अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है भैया, आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल नेक्स्ट है ना करेंगे।